हरे कृष्णा। वेलकम टू शिक्षामृत और मैं हूं रामावतार दास। अभी आजकल एक केस जरूर आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति है अतुल सुभाष नाम करके। वो बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस लगाए, दहेज प्रताड़ना का और शोषण का, अलग अलग तरह के धाराएं उनके ऊपर लगाई थी। और उस व्यक्ति की शादी को 1 साल ही हुआ था, उनको एक बच्चा भी था। लेकिन अतुल सुभाष के ससुराल वालों ने उससे 3 करोड़ की डिमांड की और इस वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले वो व्यक्ति 90 मिनट का वीडियो बनाकर गया। वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। वो व्यक्ति एक नोट भी छोड़कर गया है कि किस व्यक्ति की वजह से मुझे ये समस्या हुई। मतलब उस नोट में उसने यही लिखा है कि किन लोगों की वजह से मैं ये जो है कदम उठा रहा हूँ। इवन अतुल सुभाष ने, जो मजिस्ट्रेट है, जो लेडी मजिस्ट्रेट है, जिसने ये बोला था कि आप जो है सुसाइड कर लो, इस तरीके से उसमें हाँ भरी थी, उसका नाम भी उसने मेंशन किया है और बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है। एक्चुअली वो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के मुंह पर तमाचा मार के गए हैं, क्योंकि इससे ये दिखता है कि कैसा हमारा जुडिशरी सिस्टम आज हो गया है, जहाँ लोगों को 10-10, 20-20 साल, 40-40, 50 साल हो जाते हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिलता। तो ये केसेस तो आम हो गए हैं। ये जो अतुल सुभाष का केस है, ये तो आज सोशल मीडिया में आ गया, तो लाइमलाइट में हो गया। लेकिन ऐसे कितने ही केसेस हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं है, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा ही एक केस मैं बताता हूँ आपको। ऐसे मैंने मेरे जीवन में कितने ही केस ऐसे मैंने देखे हैं। तो मेरे जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेरी लाइफ में एक केस देखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी कोरोना से पहले हुई थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए उनकी बहुत अच्छी जॉब भी थी। शादी होने के बाद वो लड़की उनको बहुत परेशान करने लगी। देखिए, शादी एक ऐसी चीज है जिसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? तभी वो रिश्ता चल पाता है। कोई भी रिश्ता आप ले लो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो वो ज्यादा समय के लिए आगे नहीं टिक सकता है। तो उसी तरीके से शादी भी एक ऐसा ही बंधन है। तो शादी होने के बाद 6 महीने बाद ही उनको अनकंफर्टेबल होने लगा कि वो जो लड़की है वो लड़के के घर में उसको जम नहीं रहा है, उसकी मदर से नहीं जम रहा है। एक बार की बात ऐसी होती है कि वो फिर उसके घर ही चली जाती। वो बहुत परेशान लड़का, और लड़का जो है ट्राई भी किया, उन्होंने 1-2 बार लाने का प्रयास किया, ये सब किया, लेकिन अंततः वो लड़की वालों के घर वालों ने और लड़की ने जो है उनके ऊपर झूठा केस लगा दिया। देखिए, इंडिया में मैंने ये जरूर देखा है, मैं इस बात को नहीं झुठला सकता या नहीं इसको मना कर सकता, कि जो लड़की को अगर कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो जितनी भी धाराएं हैं जो महिलाओं के लिए बनी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो सारी धाराएं जबरदस्ती उसमें लगा दी जाती है। ये लूप होल है इन लोगों, जिन लोगों के लिए ये धारा बनाई गई है वो लोगों के लिए तो धारा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इन धाराओं का गलत उपयोग कर रही है। कोई बात हो या ना हो, छोटी बात भी हो, बड़ी बात भी, कोई भी बात हो, लेकिन ये धाराएं उनके ऊपर लगा दी जाती है। दहेज का ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, दहेज प्रताड़ना और ये सारे जो धाराएं हैं, इनमें स्ट्रिक्ट कानून बनाया हुआ है। लड़का है और लड़के के परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट कानून है इन चीजों के प्रति, और आज भी इतने साल हो गए लेकिन आज भी वो परेशान है। मैं अभी भी गया था उनसे मिलने, तो वो इसी चीज में लगे हुए हैं। मतलब इतना व्यक्ति तन मन धन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ना तो उनके पास जॉब है, ना उनके पास पैसा है, ना उनका मेंटल स्टेट भी सही नहीं है। तो हर चीज से व्यक्ति टूट जाता है। अतुल सुभाष से उन्होंने 3 करोड़ की मांग करी और उसने बोला कि अब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। तब उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के कारण और गुस्से के कारण जो है सुसाइड कर लिया। तो मेरे दोस्त के केस में भी यही हो रहा है कि वो लड़की उनसे कुछ पैसे की डिमांड कर रही है और अभी 1-1.5 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा, बिकॉज मैं ना तो कमाता हूँ। द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कमाता भी नहीं है, तो वो इनका यही कहना है कि मैं तो कुछ पैसे भी नहीं कमाता हूँ, तो मैं कहाँ से इनको पैसे दूँ। और दूसरी बात है कि उनका ऐसा मानना है कि शायद जज वज को भी पैसा खिला दिया, वो जज भी उनके ही फेवर में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। लिटरली, मतलब इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला था कि हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो नेपोटिज्म किस तरीके से फैला हुआ है, जो कॉलिजन सिस्टम है, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट जज कौन होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो जो बैठे हुए जज हैं वही डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जज, नेक्स्ट सीट किसको मिलेगी, नेक्स्ट जो है सुप्रीम जज कौन होगा। तो ये जो कॉलिजन सिस्टम है, जो नेपोटिज्म जुडिशरी सिस्टम में फैलाया हुआ है और जो उनके हाथ में पावर है, जिसका वो लोग भी मिस यूज करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अभी तक वो वीडियो में ला नहीं पाया, बिकॉज मैंने सोचा कि कितना वो रिलेवेंट है, कितना लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन आप लोग अगर बोलेंगे तो ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कि इसमें किस तरीके से ये लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाना चाहूंगा। हालांकि मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मेरे लिए एक उसमें चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप बोलेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाएं, तो मैं जरूर लाऊंगा। अब आते हैं अतुल सुभाष के केस पर। इसमें आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर ऐसी चीजें होती क्यों हैं और ये हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए और इसको किस तरीके से चेंज करना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन महिला है, जिनको इस कानून की, इन धाराओं की जरूरत है, उनको उसकी सुविधा भी मिले, और जो लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, जो महिलाएं इन कानून का, इन धाराओं का गलत उपयोग कर रही हैं,
उनको गलत उपयोग भी ना करने दिया जाए, इस तरीके से क्या रिफॉर्मेशन हम हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में लाएं या इन कानून में हम ये ऐसे कैसे रिफॉर्मेशन लाएं। तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ये भी बता रहे थे कि कोई भी जज जब ऐसे टॉपिक या ऐसे केसेस के ऊपर जजमेंट देते हैं तब उनको बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए। जैसे पति कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, अगर पति नहीं कमा रहा है तो वो पति कहां से पैसा देगा। मैंने ये देखा है कि इन केसेस में क्या होता है कि हमेशा जो महिला है, जो लड़की है, वो पैसे की डिमांड रखती है। तो इसमें जजमेंट के रिफॉर्मेशन इस तरीके से लाना चाहिए कि हर एक जज को पूर्ण रूप से देखना चाहिए कि जो लड़का है वो कितना पैसा कमा रहा है। अगर लड़के की इनकम भी 50,000 है तो वो कहां से उसको 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ देगा। और अगर लड़का नहीं कमा रहा है, लड़की कमा रही है, लड़की अच्छी, तो इस हिसाब से तो लड़की को उसको हर्जाना देना चाहिए। जब जज इस सारे पूरे केस को देखते हैं तो जज को है ना एक बायस नहीं होना चाहिए। वो लड़की है तो उसकी तरफ नेचुरली अपना अफेक्शन दिखा करके इस तरीके से हमको नहीं डिसीजन देना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम में कुछ चेंजेस होने चाहिए। जजेस को किस तरीके से अपना जजमेंट देना है उसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। क्या लड़की ही सही है, लड़की को उतना पैसा देना चाहिए, ये पॉइंट है। इस चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लाने की आवश्यकता है। पहली बात तो आपको ठीक तरीके से जजमेंट देखना चाहिए कि लड़का कितना कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है क्या, उसकी क्या स्थिति है और क्या वो सही है, क्या उसको देना जायज है क्या। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके ही उसको देना चाहिए। एक्चुअली ये पैसे का अमाउंट कितना होगा इसको भी डिसाइड करना चाहिए। एक्चुअली ये हमारे लॉ में है, हमारे नियम जो कानून है उसके अंदर तक ये आता है कि अमाउंट कितना डिसाइड हो। अमाउंट कितना देना है लड़की को, उसका डिसीजन जो है अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये सब चीज़ चेक करके फिर जजमेंट पास करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे हैं, मतलब और भी मेरे घर में ही ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर ये वाकया चल रहा है। एक्चुअली इन सारे केसेस की जो मेन जड़ है वो यही है कि जो रिश्ते हैं, जो शादी के बाद जो रिश्ते डेवलप होना चाहिए वो डेवलप ना होकर के टूटने लगते हैं। और ये टूटते क्यों हैं, इसका मेन कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति, दोनों में से हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। पहले ऐसा नहीं होता था। वैदिक काल में शादी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पूरा परिवार को लेके चलना होता था। लेकिन आजकल तो शादी मतलब सिर्फ हम दोनों को एक साथ रहना है, मजा करना है, एंजॉय करना है और निकल जाना है, इस तरीके से सोच करके शादी की जाती है। उसमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसलिए आज की तारीख में इतने सारे केसेस जो है पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स में। ऐसे और भी केसेस मैं आपको बता सकता हूँ। मेरी कजन सिस्टर है, उनकी 10 साल पहले शादी हुई थी, उनको एक लड़की हुई और उसके बाद उनका बहुत कुछ होने लगा, बहुत कुछ लड़ाई झगड़े होने लगे, बिकॉज दोनों कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, दोनों एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, दोनों समझदार नहीं। और ये सब होने के बाद मेरी सिस्टर, जो कजन सिस्टर है, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया। और केस करने से कारण क्या हुआ कि वो जो लड़का है, उनकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी थी, वो नौकरी छूट गई, वो नौकरी नहीं कर सकते वो आज, और आज वो दर दर भटक रहा है। और हर बार वो यहाँ आते हैं, मनाने करने आते हैं, वो ये बोलने आते हैं कि आपका केस या तो आप वापस ले लो या आप तलाक ले लो। तो मेरी सिस्टर जो है वो तलाक भी नहीं ले रही। तो द थिंग इज कि उस व्यक्ति को फंसा रखा है, ना तो वो इधर के है ना उधर के हैं। मैं ये बात बड़ी उससे बोल रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। आप और भी ऐसे केसेस मेरे सामने हैं। जैसे मैंने एक दिन मेरे दोस्तों को फोन किया तो मैंने उससे पूछा कैसे हो, क्या हालचाल है, बच्चा कैसा है, घर में सब कैसे है, गृहस्थी कैसी चल रही है। वो यही बोल रहा है कि गृहस्थी पूरी खत्म हो रखी है, क्योंकि जो लड़की है ऐसी होती है कि वो सुनती नहीं है, घर में मुंह चला रहे हैं, घर में घर वालों से सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने उसको घर भेज दिया, 1 साल वहीं रहो, बच्चे को भी ले जाओ। तो इस तरीके से घर में जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है। आजकल पूरा ट्रेंड ये चल पड़ा है। तो इसमें 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ऐसी समस्याएं पैदा ही ना हो, उसकी जड़ को खत्म करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस अगर ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, ऐसी समस्याओं का केस जज के पास या कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट में, जुडिशरी सिस्टम में या हमारे कानून में बदलाव करने चाहिए। और जजेस को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमें डिसीजन देना चाहिए और कितना अमाउंट हम वाइफ को या हस्बैंड को दें, वो भी डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर उपयोग में लेना चाहिए, कुछ फैक्टर्स का यूज करना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं। तो जड़ से ही अगर खत्म करना है, अगर आपको ये समस्याएं उत्पन्न नहीं करना है, तो सबसे पहली बात कि आपको समझना होगा कि शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई खेल नहीं है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अगर आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तब आप ये शादी कीजिए। और करना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को शादी करना चाहिए, उसी से व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है। और बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जो शादी करने से ही समझ में आएंगे। लेकिन हाँ, कोई लोग अगर इक्के दुक्के ऐसे हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके, अपना समय, अपना जिंदगी पूरा सेक्रीफाइस करके समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को शादी नहीं भी करने का रिकमेंडेशन है। लेकिन शादी नहीं करके वो, ऐसा नहीं कि शादी नहीं करके वो इधर उधर जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर शादी नहीं कर रहे तो आपका जो समय है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो शरीर है, उसका उपयोग आप जो है समाज सेवा, देश के लिए और लोगों के लिए कीजिए। दैट इज द पॉइंट। नहीं तो
शादी करके रिस्पॉन्सिबल बनिए और कंप्रोमाइज कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। इसी से जो है आपको रियलाइजेशन आएंगी। एक केस तो मैंने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति जो 25 से 30 साल के बीच में था, उसके ऊपर किसी महिला ने, किसी लड़की ने कुछ गलत ही केस लगा दिया, कुछ गलत ही छेड़खानी का केस, कुछ तो उसके ऊपर केस डाल दिया उसको फंसाने के चक्कर में। और वो व्यक्ति एक रिक्शा चलाने वाला था, वो जेल के अंदर बंद हो गया 20 साल तक। उसको कुछ पता नहीं है कि मेरा वकील कौन है, मुझे कैसे करना है। गांव का रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था, 20 साल जेल में बंद रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये व्यक्ति बेकसूर है और वो बाहर आ गया। और बाहर आया तो उस व्यक्ति के 20 साल चले गए जेल में। उस व्यक्ति का जो जीवन चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है। जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर झूठा केस लगाया था, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसको लेके जाइए आप, उसके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको भी 20 साल जेल में सड़ाइए आप। इस व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया, 40 साल के बाद वो व्यक्ति बाहर आया जेल से। अब वो क्या करेगा उसके जीवन में? उसके जब इंटरव्यू लिया गया, इसलिए पूछा गया कि आप 40 साल बाद बेकसूर बाहर आए हैं, अब आप क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या करेंगे? वो यही बोला कि मैं बस गाँव जाऊंगा, मेरा कुछ काम करूंगा, जितनी जीवन बचा है वो ऐसे ही निकालूंगा। तो ये है हमारा जुडिशरी सिस्टम। मुझे देख के बहुत हैरानी होती है और दुख भी होता है। सो हमारा बस आग्रह यही रहेगा सभी से, कानून बनाने वालों से, जुडिशरी सिस्टम से, और मैं लोगों को भी यही आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन को, अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। ये बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको बचा के रखिए। और जो है अगर ऐसा केसेस होते भी हैं तो हमारे जजेस को, हमारे जुडिशरी सिस्टम को उस पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जजमेंट देना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। सामने आ रहे वीडियो को आप क्लिक करके जरूर देखें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।